ना वो लेक्चर के स्टार्ट में एक आरोप लगा दिया, उन्होंने कहा जी आप एस्टेब्लिशमेंट हैं आईकैप की। ठीक है जी, या तो मेरे पास किसी बच्चे का पेपर चेक होने आता हो, या मैं मेरिट सर्टिफिकेट बांटता हूँ कि हाँ भाई ये इस वाले बच्चों को दे दो, इस बच्चों को दे दो, इस तरह से कर दो। अच्छा, एक भाई साहब ने कहा कि सर जो है ना, सर ने साल पहले बता दिया था आईकैप साल बाद क्या करने वाला है। आईकैप ने एक स्कीम का डॉक्यूमेंट दिया, लोगों को समझ नहीं आ रहा था, मैंने उसके ऊपर लाइव सेशन किया, लोगों को वो स्कीम समझाई। उस स्कीम में था कि साल बाद ऐसे होगा, साल बाद ऐसे होगा, ये चीज़ 6 महीने बाद इम्प्लीमेंट होगी। अब साल बाद जब वैसे हुआ तो बच्चों ने कहा ओए सर को पहले से पता था। भाई मैंने तो सिर्फ उस डॉक्यूमेंट को पढ़ के सुनाया था, इसमें मेरी कोई इनसाइट नहीं थी, और वो डॉक्यूमेंट मैंने उस नेट से उठाया था जो सबके लिए एक्सेसिबल था, मैं लिंक सबको शेयर किया था। अब आप अगर अचानक से कहें कि मैंने फ़र्ज़ करें जून में किसी वक्त कहा हो कि देखना आप लोगों को ना दिसंबर के आसपास पढ़ने पड़ जाएंगे ये वाले जो कोर्सेज हैं हैंड्स ऑन, और अब अचानक से पढ़ने पड़ जाएं तो सारे कहें देखा ये आब्दी साहब की साजिश है। भाई आईकैप ने कह दिया था कि मार्च 2023 से आगे की जितनी भी रजिस्ट्रेशन होगी वो तब तक नहीं होगी जब तक आपके पास ये कोर्सेज ना हो। ओए होए, ये मैंने ख़तरनाक बात कर दी, फंस गए। अभी आप लोग एक दफ़ा आईकैप की वेबसाइट पे जो स्कीम का डॉक्यूमेंट है ना, उसमें एक डॉक्यूमेंट हैंड्स ऑन कोर्सेज का भी है, उसके अलावा FAQs दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जिसमें उन्होंने बताया कि कौन सी तरह के स्टूडेंट पे एप्लीकेबल और कौन सी तरह के स्टूडेंट को एग्जाम्प्ट है। जिसने PCSC किया हुआ है उसके ऊपर क्या एप्लीकेबिलिटी है, जिसने नहीं किया उस पर क्या एप्लीकेबिलिटी है। तो खुदा ना खास्ता मुझे खदशा ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों के ऊपर वो एप्लीकेबल हो चुके हैं। अब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ठीक है। अब वो डॉक्यूमेंट में अगर लिखा हुआ है, मैं सिर्फ उस डॉक्यूमेंट की तशरीह करके आपको बताऊं कि भाई थोड़ा सा एहतियात कर लो, थोड़ा सा देख लो, तो आप एक दफ़ा उसे देखें, और फिर भी अगर आपको डाउट हो कि नहीं आपका स्टेटस क्या बनता है, तो आईकैप को एक मेल ड्राफ्ट करें कि ये मैं हूँ, ये मेरा CRN है, ये मैंने इस तरह से इतने पेपर दे दिए हैं, मुझे बताएं ये हैंड्स ऑन कोर्सेज में मेरे ऊपर कौन कौन से एप्लीकेबल है। आपने मेल में कोई बहुत ही खतरनाक बात लिख दी थी। जी जी, ID ब्लॉक कर दी। अच्छा चलें, ये फिर कोई और मामला हुआ हो शायद। अगेन वही बात है कि अगर मैं उनको डिफेंड करूंगा तो फिर भाई कहेंगे कि आप तो एस्टेब्लिशमेंट है। मेरा यकीन माने आईकैप से कोई ताल्लुक नहीं है, और मैं उतना ही, आपको पता है मैं 3 दिन पहले आईकैप वालों से लड़ रहा था कि भाई आपने जो डॉक्यूमेंट वेबसाइट पे दिया ना, उसमें लिखा हुआ है ये किताब का रिवाइज एडिशन आएगा। चलें, तो एस्टेब्लिशमेंट कैसे? अच्छा, कॉलेजों की जोड़ तोड़ मैं कर रहा हूँ, अल्लाह माफिज है। वही कॉलेज जो टूटा था उसने साल पहले इसी तरह का एक वॉइस नोट वो किया था कि जी आब्दी साहब पता नहीं क्या करा रहे हैं। आब्दी साहब सुकून सुसक बैठ के आइसक्रीम खा रहे थे। तो वो इतना टाइम हो तो मैं अपना कॉलेज बना लूँ, वो ऑनलाइन है तो ठीक है, ऑनलाइन बच्चों को सस्ते में अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, इसमें मसला क्या है? भाई मैं अगर एक कॉलेज में मौजूद हूँ, एक बच्चा आके कहे आप तो जी वो अमीरों के साथ मिल गए, ये तो ज़्यादा फीस लेते हैं फलाना, तो आप हम मतलब गरीबों को किस तरह से सर्व कर सकते हैं। तो ठीक है, मेरा एक अपना ज़ाती गरीब विंग भी है कि ऑनलाइन क्लासेज हैं, अगर एक बच्चा कम पैसे में पढ़ना चाहता है तो वो मौजूद है। तो एक मैं बहैसियत इंसान ऑनलाइन क्लासेस को करूँ, और बहैसियत चार्टर्ड अकाउंटेंट एम्प्लॉई मैं जिस इदारे के साथ हूँ मैं उसके इंटरेस्ट के लिए भी काम करता हूँ। तो अब अगर वो इदारा किसी टाइम पे फीस में ज़्यादा कंप्रोमाइज़ ना करे और मुझे लगे कि बच्चे का इस्तेसाल हो रहा है, तो मेरे पास ऑप्शंस तो है ना। लेकिन मज़े की बात है इदारा भी इस्तेसाल नहीं करता, सुन लेता है, काफ़ी जगह सुन लेता है, जहाँ नहीं सुनता वहाँ पे फिर मजबूरन दूसरे विंग को इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे कॉलेजों की जोड़ तोड़ से कोई लगाव नहीं है। क्या लगाव होना है मुझे? चलें, स्कैन को स्ट्रॉन्ग होने से मुझे क्या फ़ायदा? तो स्कैन के स्ट्रॉन्ग होने से कैफ के प्रिंसिपल को फ़ायदा हो सकता है, ठीक है, ओनर को फ़ायदा हो सकता है, मुझे फ़ायदा नहीं हो सकता। मतलब स्कैन स्ट्रॉन्ग हो जाए मुझे क्या? वो स्टेक होल्डर है, शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर में फ़र्क होता है। जी चलें आगे। तो ये जो है ना, आप लोगों के जहन में कुछ गलत बदगुमानियाँ जो है वो क्लियर करना ज़रूरी था, और मौका भी था क्योंकि आज हमने पढ़ना भी है और पिछले दिन की बातें भी थोड़ी सी हैं, तो सवाल भी थोड़े से थे, तो मैंने इसलिए बहने दिया। ऊपर से बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे, जब क्लास शुरू हुई तो 15-16 लोग ही सामने मौजूद थे, अब ज़रा हमारे पास तादाद बढ़ गई है। आप लोगों ने पढ़ा कंपनीज एक्ट ने जो बताया
पहला ऑडिटर कौन लेके आता है? डायरेक्टर्स। कब लेके आते हैं? कब तक के लिए लेके आते हैं? फर्स्ट एजीएम पे उस ऑडिटर के साथ क्या होता है? रिटायर हो जाता है। फिर उसकी जगह सब्सिक्वेंट ऑडिटर आता है। सब्सिक्वेंट ऑडिटर हर साल कौन लेके आता है? कब लेके आते हैं? एजीएम में लेके आते हैं। और ये कब, कितने अरसे तक आता है? आने वाली एजीएम। फिर अगर कोई कैजुअल वैकेंसी हो जाए, ऑडिटर की तरफ से कुछ गड़बड़ हो जाए, ऑडिटर की तरफ से जगह खाली हो जाए, 30 डेज डायरेक्टर्स। और ये कब तक के लिए आता है? नेक्स्ट एजीएम। जो भी रिमेनिंग टाइम बच गया था उस वक्त तक के लिए आया है। इन तीनों केसेस में अगर टाइम पे अपॉइंटमेंट ना हो तो ऐसे इन तीन के अलावा भी कोई चौथा केस है, अपॉइंटेड ऑडिटर अनविलिंग टू एक्ट। अगर अपॉइंटेड ऑडिटर अनविलिंग हो तो फिर जो है वो इसमें कवर होता है। इन चारों पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन? एक चलते हुए ऑडिटर को निकालने का क्या तरीका है? मेंबर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें, उसे निकाल दें, निकल गया, नया ऑडिटर कैसे आएगा? डायरेक्टर्स लेके आएंगे अप्रूवल ऑफ एससीसीपी। ये नहीं कहना एससीसीपी लाएगा और ये भी नहीं कहना डायरेक्टर लाएंगे, डायरेक्टर विद अप्रूवल ऑफ एससीसीपी। रेम्युनरेशन कौन तय करता है ऑडिटर की? अपॉइंटिंग अथॉरिटी। डायरेक्टर ने अपॉइंट किया तो वो, एससीसीपी ने अपॉइंट किया तो वो। इन ऑल अदर केसेस मेंबर्स। तो इन ऑल अदर केसेस में आते ही मेंबर्स के केसेस हैं। कोई कंफ्यूजन हमने जहां तक पढ़ा था? नहीं, बोर्ड डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं ना, तो कंपनी लॉ बोर्ड जो है उसको कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। जी जी, अगर स्पेशल रेजोल्यूशन से निकालें तो उसको अपॉइंट कितने दिनों में करना होगा? लॉ ने एक्सप्रेसली नहीं बताया, लेकिन हम दो प्रोविजंस को जोड़ लेते हैं। कैजुअल वैकेंसी 30 दिन में अपॉइंट करनी होती है और डायरेक्टर ने करनी होती है। और इस निकाले हुए की जगह भी किसने भरना होता है? डायरेक्टर ने। बस इसमें इजाज़त ज़रूरी है। तो हम खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 30 दिन का टाइम होता होगा, लेकिन लॉ ने एक्सप्रेसली इसका टाइम नहीं बताया। जी, अगर एससीसीपी नहीं करता तो फिर आप किसी और ऑडिटर को चूज करेंगे जिसको वो अप्रूव कर दे। करना डायरेक्टर ने चूज है, लेकिन अप्रूवल एससीसीपी की चाहिए। जी, ऑल क्लियर? एससीसीपी किसी ऑर्डर को क्यों एक्सेप्ट नहीं करेगा? हो सकता है उसका लाइसेंस वैलिड ना हो सकता है उस ऑडिटर पे किसी खास किस्म की कंपनी को ऑडिट करने पे पाबंदी हो, तो एससीसीपी उसको रिफ्यूज कर सकता है। जी सर, बोर्ड कितने मेंबर रिकमेंड करेंगे? बोर्ड जो रिकमेंडेशन देता है वो कैसे देता है वो हम आज पढ़ेंगे। आज हम ये पढ़ेंगे कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर के आने का प्रोसेस क्या होता है, फिर एलिजिबिलिटी और राइट्स और ड्यूटीज, इस तरह की कुछ बातें पढ़ रहे होंगे। जी चलें फिर आगे। तो बस मुझे यही अंदाज़ा था कि आज हमारे पास पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम है, क्योंकि हम 4:15 तक तो जा ही सकते हैं। अगर अंग्रेज़ी साथ साथ देख रहे हो तो 4:15, और अगर अंग्रेज़ी ना देखनी हो तो 4। अंग्रेज़ी हम साथ साथ देख रहे हैं। अपॉइंटमेंट पुराने की, रिटायरमेंट और नए की अपॉइंटमेंट। पुराना भी अपॉइंट हो सकता है, नया भी आ सकता है। अब ये पहले प्रोसेस समझना है। सबसे पहले जो किताब में नहीं लिखी हुई बात, जो ओरिजिनल लॉ में लिखी हुई है और आईकैप ने उसको किताब में शामिल नहीं किया और पेपर में एक दफ़ा पूछ भी लिया था, जब एक कंपनी की एजीएम आ रही होती है तो आप सबसे पहले पुराने ऑडिटर से एक दफ़ा रब्ता करके उससे पूछते हैं कि क्या आने वाली एजीएम पे आप विलिंग हैं कि आप रीअपॉइंट हो। पता लगे हम अपनी एजीएम में इकट्ठे होकर कहते हैं लो जी पिछले वाले को अपॉइंट कर लेते हैं, वो कहे यार मेरे से तो पूछो, मैंने थोड़ी होना था अपॉइंट। तो पहले मौजूदा से पूछा जाता है कि आप विलिंग हैं या नहीं है। अगर वो बता दे यस या वो बता दे नो, दोनों केसेस में आप मेंबर्स को जो एजीएम का खत भेजते हैं उस खत में आप उन्हें बताते हैं। एजीएम का खत कितने से पहले भेजा जाता है? 21 दिन पहले। 21 दिन पहले जो खत जाता है उसमें आप बताते हैं कि एजीएम के एजेंडाज में से एक एजेंडा ये भी होगा कि हमारा ऑडिटर रिटायर हो रहा है, और साथ में बता देते हैं कि हमारा रिटायरिंग ऑडिटर विलिंग है या नॉट विलिंग है रीअपॉइंटमेंट के लिए। और फिर मेंबर से कहते हैं कि जी अब आप अगर किसी का नाम रिकमेंड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो मेंबर्स को अगर लगता है कि फ़लाना ऑडिटर बड़ा अच्छा है, फ़लाना ऑडिटर बड़ा अच्छा है, तो मेंबर्स कंपनी को अगर रिकमेंड करना चाहें तो वो कंपनी को ख़त भेज के बता सकते हैं कि जी फ़लाना शख्स हमारा ख्याल है कि अगर आप इससे ऑडिट करवा लें तो ज़बरदस्त बात होगी। चलें फ़र्ज़ करें उन्होंने जो रिकमेंड किया हम उसी को अपॉइंट कर लें और बाद में वही उठ के कह दे कि मेरे से तो पूछा ही नहीं किसी ने, तो फिर ये उस मेंबर की जिम्मेदारी है जो उसका नाम दे रहा है ना,
उस मेंबर की जिम्मेदारी है कि पहले उससे कॉन्सेंट लेके मैं तुम्हारा नाम देने लगा हूँ, तुम तैयार हो अगर अपॉइंट हो जाओ। अगर वो ओके करते तो मेंबर उसकी कॉन्सेंट और उसका नाम कंपनी को मीटिंग से पहले भेज देगा कि ये वो हजरात हैं जिनसे जो है वो हमारी ख्वाहिश है कि आप ऑडिट करवाएं। अगर 1 2 3 4 5 7 जितनी भी रिकमेंडेशन आती हैं कंपनी को, कंपनी ये सारी रिकमेंडेशन मेंबर्स के सामने रखेगी एजीएम पे। लेकिन जैसे ही कंपनी को एक रिकमेंडेशन आई, पहली रिकमेंडेशन आई, कंपनी फ़ौरन से अपने रिटायरिंग ऑडिटर को बताएगी। उसको ये बताएंगे कि देखो एक रिकमेंडेशन आई है तो गालिबन अगली दफ़ा शायद तुम अपॉइंट ना हो। अब ऑडिटर की मर्जी, अगर वो मेंबर से कोई बात कहना चाहता है तो वो कंपनी को एक लेटर लिख के भेज सकता है। लेटर जिसको अनवान हो, मुझे क्यों निकाला, ठीक, वो कंपनी के नाम एक लेटर लिख सकता है और वो लेटर कंपनी को भेज देगा। अगर मीटिंग से 2 दिन पहले तक ये लेटर कंपनी को उसने भेज दिया तो कंपनी फिर इस लेटर को मेंबर्स के सामने पढ़ के सुनाएगी। जिस वक्त मेंबर्स बैठे हुए होंगे, जब ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होगी, वो कहेंगे 1 मिनट, हम ज़रा पिछले ऑडिटर का जो वो है पत्र वो आपको पढ़ के सुनाते हैं। फिर उसका वो ख़त जो है वो पढ़ के सुनाया जाएगा। लोगों की आंखें अश्क बार हो जाएंगी, वो बार बार सोचेंगे कि ये क्या हुआ, किस तरह से हुआ, लेकिन फिर वो सोचेंगे कि नहीं, नया बंदा ही ट्राई करना चाहिए। देखिए ना, नए बंदे को एक एज होता है, वो नया होता है, उससे भी आपने धोखा नहीं खाया होता, पुरानों से आपने धोखा खाया हुआ होता है। तो हर ज़माने में लोग नए बंदे से जल्दी बेवकूफ़ बन जाते हैं, कुछ अर्से बाद वो पुराना हो जाता है, फिर कोई ना कोई और नया आ जाता है। तो नए बंदे को ऑटो पे एज होता है कि जैसी बात होगी ना नया ऑडिटर, तो सारे कहेंगे हाँ यार अच्छा ऑडिटर बदल लेते हैं। क्यों बदल लेते हैं? पिछले ने क्या गलत ऑडिट किया है, पिछले ने क्या मसलो मसाइल किए, तो पिछले बंदे को ये इजाज़त है कि वो कंपनी के नाम में ख़त लिखे। अगर वो ख़त उसने लिखा है तो वो मीटिंग में पढ़ के सुनाया जाता है, और उस टाइम पे ऑडिटर को वहाँ मौजूद फिज़िकली होना चाहिए, ताकि अगर उसके बाद मेंबर कोई सवाल जवाब उससे करना चाहें तो वो कर सकें। तो हो सकता है ऑडिटर ये कहे कि जी मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, चूँकि मैंने रात 2 बजे यहाँ डायरेक्टर को ऑफिस में एसी चला के बैठे हुए देख लिया, वो गेमें खेल रहा था कंप्यूटर पे और घर नहीं जा रहा था और कंपनी के पैसे बर्बाद कर रहा था, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसलिए ये साजिश के तौर पे जान के मुझे निकालने की बात कर रहे हैं। खैर, मीटिंग में जितने भी लोगों का नाम आएगा उनके ऊपर वोटिंग होगी। जिस ऑडिटर को मोर देन 50% वोटिंग मिल गई वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब वो पुराना बंदा भी हो सकता है, नया भी। वोटिंग किस तरह से होती है? कंपनी लॉ में आपने पढ़ा है, शो ऑफ हैंड से भी हो सकती है, और अगर कोई डिमांड कर दे तो फिर पोल भी हो सकता है। तो वो अगेन डिपेंड करता है, वो जो मीटिंग का मेथड है हम उसकी गहराई में नहीं उतर रहे। तो जब अपॉइंटमेंट हो जाए तो फिर आप रजिस्ट्रार को बता देते हैं पिछला चला गया और नया बंदा आ गया। ये प्रोसेस आईकैप ने, यानी कि इस पोर्शन में से अगर कभी लॉजिकल के बजाय सीधा सवाल पूछने का दिल कर रहा हो उनका, तो वो ये प्रोसेस पूछ लेते हैं। ये प्रोसेस अगर लॉजिकली समझ आ गया तो मैं इसको आपको स्क्रीन पे दिखा दूं। यहाँ तक बात समझ आ रही है सबको? जी, रजिस्ट्रार को हम बता देते हैं कि ये अब हमारे पास जैसे कोई नया डायरेक्टर आता है हम रजिस्ट्रार को बताते हैं, नया चीफ एग्जीक्यूटिव आता है, कोई छोड़ के जाता है हम बताते हैं 14 दिनों में नॉर्मली। अगेन डेज के ऊपर तो भी बात कर लेते हैं, यानी कि हमने उसको बताना होता है अपॉइंटमेंट के नॉर्मली 14 दिनों के अंदर हम उसको बता रहे होते हैं कि हमारी अपॉइंटमेंट हो गई। जी, क्या चीज़? 50% मेजॉरिटी, यानी कि ऑडिटर की सिलेक्शन कैसे होगी? जिस ऑडिटर को हाजरीन की मोर देन 50% मेजॉरिटी ने ओके कर दिया कि हाँ भाई ये ऑडिटर, वो ऑडिटर बन जाएगा। अगर एक मीटिंग हो जाए, किसी ऑडिटर को 30% वोट पड़े, किसी को 20% पड़े, किसी भी ऑडिटर पे आधे से ज़्यादा लोग ना माने, तो मीटिंग ख़त्म और ऑडिटर अपॉइंट नहीं हुआ, कौन करेगा? एससीसी। अगर एजीएम पे ऑडिटर के अपॉइंटमेंट ना हो तो डन। जी नहीं, मेजॉरिटी से मुराद 50% से ज़्यादा, यानी हम ये नहीं देखेंगे कि वोट करने वालों में से हाईएस्ट वोट किसने किया। असल में ऐसा नहीं है कि आपने 10 बंदे सामने खड़े किए और उन पे वोटिंग हो रही है, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स की तरह से नहीं है इशू। ये वाले ऑडिटर को कौन लोग चाहते हैं कि ऑडिटर बने, उस पर वोटिंग होगी। 100% लोग जो मौजूद हैं उनमें से देखा जाएगा कि क्या आधों से ज़्यादा लोगों ने कहा कि इसको। तो अगर किसी भी ऑडिटर पे इतने लोग इत्तेफाक नहीं करते जो सिंपल मेजॉरिटी हो, तो फिर मामला एससीसीपी के पास चला जाएगा। डन। इस प्रोसेस की इंग्लिश। जी, मेंबर्स तो 2-2, 3-3, 4-4 सौ भी होते हैं, बहुत सारे। तो क्या ये सारे मेंबर वोटिंग कर रहे होंगे? मैं कंपनी लॉ की बातें कुछ याद करा दूं। हम ख़त सबको भेजते हैं, जो मीटिंग में आता है उनको 100% मान लिया जाता है,
उनमें से वोटिंग होती है। ये ऐसे ही है जैसे असेंबली के अंदर लॉ अप्रूव होते हैं, जितने लोग उस वक्त असेंबली में मौजूद होते हैं उनको 100% माना जाता है, उनमें से आधे से ज़्यादा जो है वो। अच्छा, मीटिंग में आने के कई तरीके हैं, खुद पहुंच सकते हैं, प्रॉक्सी से अपना वोट भेज सकते हैं, बैलेट भेज सकते हैं, मतलब आप एक ख़त के थ्रू एक और तरीके से भी वो कर सकते हैं, और कुछ कंपनियों में टेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउड होती है, आप वीडियो लिंक के थ्रू भी मीटिंग में आ सकते हैं। फिर वोटिंग के भी 2 तरीके होते हैं, शो ऑफ हैंड, पोल। ये सारी कमती लॉ वाली बातें हैं जिनको मैं इस वक्त अवॉइड कर रहा हूँ। डन? ये प्रोसेस इंग्लिश में। मेंबर या मेंबर्स, मेंबर या मेंबर्स हैविंग 10% शेयर होल्डिंग, उनको ये इजाज़त है कि आप अपना कोई ऑडिटर प्रपोज करें। ऐसा ना हो कि हर बंदा उठ के किसी भी मेंबर का नाम दे रहा हो। 10% वोटिंग पावर रखने वाला मेंबर ये नोटिस कंपनी को कम से कम एजीएम से 7 दिन पहले देगा। कौन? मेंबर कंपनी को नोटिस देगा कि मेरा दिल करता है फलाना वो हो ऑडिटर, और वो ऑडिटर होगा हुज कॉन्सेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड। वो जिस ऑडिटर का नाम देगा उसकी कॉन्सेंट उसने ऑलरेडी लीव भी होगी। On receipt of such notice, company shall send a copy of notice to retiring auditor forthwith. फौरन से उसको कॉपी भेज देंगे और अपनी वेबसाइट पे भी डाल देंगे। वेबसाइट पे क्यों डाल देंगे? क्योंकि मेंबर्स को तो पता है कि इस दफ़ा ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होनी है, लेकिन उनको ये तो नहीं पता कि कौन कौन से नाम रिकमेंड हुए हैं। तो कंपनी वेबसाइट पे अपने साथ साथ जो भी नोटिस आता जाएगी वेबसाइट पे डालती जाएगी, ताकि मीटिंग में आने से पहले लोग वेबसाइट खोल के देख लें, उन्हें पता लग जाए कि ये 6-7 लोग हैं जो ऑडिटर के तौर पे हैं, तो इनमें से किसी एक आदमी ने सेलेक्ट होना है। रिटायरिंग ऑडिटर कैन मेक रिप्रेजेंटेशन, चाहे तो वो रिप्रेजेंटेशन बना सकता है, एटलीस्ट 2 days बिफोर एजीएम वो कंपनी को अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, यानी जिसमें उसने अपनी रीजनिंग दी। इट शैल बी रेड इन एजीएम, एजीएम में पढ़ी जाएगी, एंड इट शैल बी मैंडेटरी फॉर ऑडिटर टू अटेंड दैट मीटिंग। ऑर्डर पे वाजिब होगा कि मीटिंग अटेंड कर इनके कोई सवाल हैं तो जवाब दे। एंड फाइनली, अगर ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है, रिमूवल होती है, कैजुअल वैकेंसी, किसी भी किस्म का कोई मामला होता है, तो कंपनी रजिस्ट्रार को इंटीमेट करेगी 14 दिनों के अंदर अंदर अलॉन्ग विद कॉन्सेंट। तो वो जो सारा प्रोसेस है, वो सारा का सारा प्रोसेस इन्होंने चंद बुलेट्स में बताने की कोशिश की। ऑल क्लियर? ठीक है, ये सीधी सी बात थी। अब आगे चलते हैं क्वालिफिकेशन की तरफ। कुछ सीधी सीधी सी बातें, तो पहले सीधी बातें डिस्कस कर लेते हैं, फिर लॉजिकल बातें शुरू करते हैं। ऑडिटर के क्या राइट्स हैं, क्या राइट्स होने चाहिए? अकाउंट्स मिल जाएं उसे, एक्सेस उसे पूरी चीज़ों की मिलनी चाहिए, काम करने दिया जाए, राइट टू इन्फॉर्मेशन, हर तरह की इन्फॉर्मेशन मांगने का हक होना चाहिए, ट्रू और फेयर इन्फॉर्मेशन मिले, जो इन्फॉर्मेशन मिले उसमें बेईमानी ना हो। जी, नोटिस वगैरह रिसीव होने चाहिए, उसका राइट है कि उसे पता लगे कि मीटिंग्स में क्या हो रहा है, मेंबर्स क्या कर रहे होते हैं, और अगर वो इंटरम ऑडिट करना चाहे तो उसको इजाज़त होनी चाहिए, एक्सेस होनी चाहिए, हर कंट्रोल, हर चीज़, हर डॉक्यूमेंट, हर चीज़ देख सके वो। कानून से पूछते हैं, कानून ने अपने कानूनी सीधे सीधे अल्फाज में ऑडिटर के जिन राइट्स का जिक्र किया, वो कहते हैं टू एक्सेस फ्रीली टू ऑल बुक्स एंड पेपर। अब ये जो राइट्स और ड्यूटीज़ वाली बात है ना, ये लॉजिकल नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपनी लॉ की डिस्क्रिप्टिव बातें हैं। ऑडिटर को कंपनी के तमाम बुक्स एंड पेपर्स की फ्री एक्सेस होनी चाहिए, सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट समेत। ये कौन हक दे रहा है? कानून। ये लॉ बता रहा है कि ऑडिटर के पास ये पावर्स होनी चाहिए। तो ये हम जनरल डिस्कशन नहीं कर रहे, ये लॉ ने। फिर वो कहते हैं कि किसी भी ब्रांच के रिकॉर्ड्स वगैरह की कॉपी या उसके एक्सट्रैक्ट की एक्सेस होनी चाहिए जो प्रिंसिपल ऑफिस आ जाए। अगर दूसरे मुल्क भी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है और वो अगर उसे पाकिस्तान मंगवाना चाहे तो उसके पास ये एक्सेस है कि वो उस रिकॉर्ड को पाकिस्तान मंगवा सकता है। ये जुमला ख़ासतौर पर फरमाइश पे डाला, कंपनियों की फरमाइश पे SCCP ने जुमला डाला, क्योंकि जब ये होता था ना कि ऑडिटर को ये इजाज़त है कि वो जो मर्जी रिकॉर्ड देखना चाहे तो वो देख सकता है, जिस मर्जी चीज़ को एक्सेस करना चाहे, तो ऑडिटर किसी भी कंपनी में जाते ही पहले देखता था इनका कोई दूसरे मुल्क का ऑफिस है, फिर कहता था आपकी जो दूसरे मुल्क में रखी हुई चीज़ें मैंने वहाँ जाके अपनी आंखों से उन्हें वेरीफाई करके आना है। और जब उसे कहते थे कि नहीं ये कैसे तुम कह रहे हो, वो कहता था कंपनीज एक्ट पढ़ लें। कंपनीज एक्ट कहता है ऑडिटर को फ्री एक्सेस होनी चाहिए, एक तो एक्सेस हो और फ्री एक्सेस होनी चाहिए। तो आप अपने खर्चे से मेरा टिकट करवाएं, मेरा वीज़ा करवाएं, मुझे दूसरे मुल्क भेजें, मैं वहाँ पे। तो वो बेचारे कहते रह जाते थे जी आपको जो रिकॉर्ड चाहिए हम यहाँ मंगवा देते हैं। वो कहते नहीं, वहाँ अपनी आंखों से जाके जो देखूंगा ना। तो ये जुमला फिर
थोड़ा सा अल्टर करवा के कंपनियों ने फरमाइश की कि देखें जी ऑडिटर को आपने इतनी खुली इजाज़त दे दी है, आप एक ऐसा जुमला लिख दें जिससे हमें भी सहूलत हो। तो कहते हैं एक्सेस टू कॉपीज या एक्सट्रैक्ट्स ऑफ ब्रांच रिकॉर्ड एज ट्रांसफर टू प्रिंसिपल ऑफिस। ब्रांचों के केस में ब्रांचों के रिकॉर्ड्स अगर प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचा दिए जाएं तो उनको देखने की उसको पूरी इजाज़त है। अब फ्रॉड का चांस है, यस। ये लीगल पावर उसकी नहीं है, लेकिन भाई यहाँ ये थोड़ी लिखा है कि ऑर्डर को खाना भी देना है, लेकिन वो खाना खाता है। ठीक, तो इसका मतलब है कि कुछ पावर्स कानून दे रहा होगा और कुछ पावर्स समाज में ऑटोमेटिकली डेवलप हो चुकी होंगी कि ऑडिटर आए तो उसको अच्छा खाना खिलाना है। तो ऑडिटर के राइट्स में यहाँ खाने वाली बात नहीं लिखी हुई। ट्रेनी के लिए सबसे बड़ी अट्रैक्शन होती है खाना, क्योंकि जो उसको स्टाइपेंड मिलता है वो तो बस गुजारे लायक होता है। तो वो समाज से अपना इंतकाम लेता है क्लाइंट का खाना खा के। खाने दो तरह के होते हैं, खाने दो तरह के होते हैं। कुछ क्लाइंट्स पे इजाज़त होती है कि ऑडिटर को कहते हैं आप लोग खाना खा लीजिएगा, हमें बिल दे दीजिएगा। ऑडिटर पर गूगल पे सर्च करता है कि शहर के सबसे महंगे कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं, क्या क्या हो सकता है। कभी वहाँ जाते हैं, कभी वहाँ से अपने पास मंगवाते हैं और उसके बिल क्लाइंट को उठा के दे देते हैं। और कभी कभी क्लाइंट ये कहता है कि जी आप हमें, मतलब कुछ जगह तो वो कंपनी वालों का अपना खाना, वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए खाना बना रहे होते हैं, तो कहते हैं हमारा मेस है, हम सबके लिए खाना बनाते हैं, आपके लिए भी बना देंगे। ऐसी जगह ऑडिटर को कुछ भी नहीं बचता। तीसरी ऑप्शन ये है कि वो कह देते हैं कि हम आपको डेली इतने रुपए दे देंगे, आप अपना खाना अपने हिसाब से खा लीजिएगा। तो जब वो डेली पैसे देते हैं तो उस दिन ऑडिटर उस शहर का सबसे गरीब इलाका सर्च करता है और आसपास के कोई ढाबे शाबे और इसमें जाके वो कोशिश करता है कि कोई 100 रुपये में खाना खा ले। क्लाइंट ने 500 रुपये दिए, तो जब पैसे दे देता है क्लाइंट तो आप गरीब बन के सोचते हैं, और जब वो कहता है कि पैसे नहीं देंगे, जो खाओगे उस वो पूरा मिल जाएगा, तो फिर ऑडिटर समझता है कि मेरी बचत यही है कि जो मैं खा जाऊं, तो वो सब कुछ खा जाता है। तो आप अगर अपने कुछ दोस्तों को देखा है जो किसी ज़माने में पतले दुबले हुआ करते थे और अब आपसे साल सीनियर, 1.5 साल सीनियर हैं, या आपने कुछ सीनियर्स को देखते हैं या आपका कोई रूममेट वगैरह ऐसा है, तो आप देखेंगे कि वो नॉर्मल इंसान से ज़्यादा फैला हुआ नज़र आएगा। उसकी बिला वजह तोड़ निकल आती है, क्योंकि वो बैठ के काम करना है और फास्ट फूड खानी है, और वो भी महंगी वाली फास्ट फूड खानी है। तो उसमें जो है वो, मतलब मैं खुद भी इसका शिकार रहा। तो आर्टिकल शुरू होने से पहले मेरी वेस्ट आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन 26.5 थी, ये नाकाबिले यकीन है। मैं बहुत ही पतला दुबला इंसान हुआ करता था। कभी आर्टिकल्स खत्म होने में 36.5 थी। तो वो 10 इंच जो है वो उस एक्स्ट्रा खाने ने जो है, तो हमारा मैनेजर कहता था कि जो मुफ्त है ना ये अंदर जाके बैठ जाता है पेट में, और बस ये नहीं निकलता, ये जो है ना ये इंसान को कंफर्म मोटा कर देता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो खाने वाला राइट है ये तो यहाँ नहीं लिखा हुआ। तो इसी तरह से यहाँ नहीं लिखा हुआ कि वो दूसरे मुल्क जा सकता है, लेकिन स्टिल अगर वो साबित कर दे कि दूसरे मुल्क जाए बगैर उसको एविडेंस पूरा नहीं मिलेगा, तो वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बहरहाल अभी भी दूसरे मुल्क जा सकता है। लेकिन इतनी खुली पावर नहीं रही जितनी पहले होती थी। पहले तो वो कहते थे देखें वो लिखा हुआ है जहाँ मर्जी जा सकता है। तो अब एटलीस्ट इस जुमले ने थोड़ा कंपनियों को सपोर्ट कर दिया कि अगर वो अपने ब्रांच ऑफिस से दूसरे मुल्कों में, दूसरे इलाकों से अगर ऑडिटर को रिकॉर्ड मंगवा के दे दें तो ऑडिटर उन्हें देख के अपना काम चला लेगा। फिर सिर्फ इसे कंपनी तक महदूद नहीं है, एनी ऑफ द फॉलोइंग से इंफॉर्मेशन मांग सकता है। किससे? डायरेक्टर, ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ कंपनी से। कंपनी के डायरेक्टर से, कंपनी से, किसी और ऑफिसर से या एम्प्लॉय से वो रिकॉर्ड मांग सकता है। एनी पर्सन होल्डिंग एन और अकाउंटेबल फॉर एनी ऑफ द बुक्स, अकाउंट्स और वोचर। कोई भी बंदा है जिसके पास किसी भी किस्म की बुक्स, अकाउंट्स वगैरह, उनसे भी पूछ सकता है। ठीक है, जो भी मतलब नीचे के एम्प्लॉयज वगैरह, अकाउंट्स, ये वो सारे। एनी सब्सिडरी ऑफ द कंपनी, कंपनी की किसी सब्सिडरी। एनी ऑफिसर, एम्प्लॉय और ऑडिटर ऑफ एनी सब्सिडरी। एनी पर्सन होल्डिंग और अकाउंटेबल फॉर बुक्स, अकाउंट्स और वोचर ऑफ सब्सिडरी। इसका मतलब ये दो चीज़ें, और सब्सिडरी की भी ये दो चीज़ें, कि इनके बड़ों से भी पूछ सकता है, इनके जो रिकॉर्ड होल्डर्स हैं उनके भी, इनसे भी पूछ सकता है, सब्सिडरी से भी पूछ सकता है, सब्सिडरी के बड़ों से भी पूछ सकता है, सब्सिडरी के भी अकाउंट होल्डर से पूछ सकता है। तो ऑडिटर को इतनी खुल्लम खुल्ला इजाज़त उन्होंने दे दी कि आप सब्सिडरी तक के रिकॉर्ड्स चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर उसका हक है कि उसको तमाम नोटिस मिले मीटिंग्स के। हर मीटिंग जो हो रही है उसका नोटिस ऑडिटर को लाजमी मिले। ऑडिटर पे मीटिंग अटेंड करना वाजिब तभी है जहाँ पे अकाउंट्स की डिस्कशन हो या ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, रिमूवल या रिप्रेजेंटेशन का तस्करा हो रहा हो। एक चीज़ ध्यान में रखनी है, सिर्फ 2 जगह ऑडिटर पे मीटिंग अटेंड करना मैंडेटरी है। लिस्टेड कंपनी में AGM लाजमी अटेंड करना, और बाकी कंपनियों में सिर्फ वो वाली मीटिंग जिसमें आपने रिप्रेजेंटेशन दी है वो अटेंड करना लाजमी है।
वो लाजमी करना है, उसके अलावा अपनी खुशी से जो मीटिंग अटेंड करना चाहे कर सकते हैं। कंपनी पे ज़रूरी है कि वो हर मीटिंग का नोटिस भेजेगी अपने ऑडिटर को। फिर इसी तरह से ऑडिटर इज एंटाइटल्ड टू बी हर्ड एट एनी जनरल मीटिंग, जहाँ पे वो बिजनेस में एज एन ऑडिटर, जिस भी मीटिंग का बिजनेस है कि ऑडिटर से रिलेटेड डिस्कशन होनी है, तो ऑडिटर का हक है कि वो ऐसी मीटिंग में पहुंचे और अपनी बातचीत कर सके। जी, अब अगेन चूंकि वो ऑडिटर बाहैसियत ऑडिटर डील वो हो रही है, तो अगर वो सामने आ जाए और उससे कुछ सवाल जवाब पूछने से कोई फ़ायदा ही हो जाए तो उसका हक है। नोटिस, हर वो नोटिस जो किसी भी जनरल मीटिंग का होता है वो ऑडिटर को लाजमी जाना है, तो ऑडिटर वहाँ आ सकता है। लेकिन अगेन जिसने जब उसे निकालना होगा तो वो सामने बैठा होगा तो भी निकाल देंगे। ज़रूरी नहीं कि सब्सिडी हमसे ऑडिट करवाती हो, लेकिन सब्सिडी हमारी कंपनी के कंट्रोल में आती है, तो सब्सिडी को हम उसी तरह से चेक कर सकते हैं जिस तरह से अपनी कंपनी के अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं, ब्रांच की तरह से तकरीबन। देखिए, थ्रू आउट, मैं अपने जुमले में किसी भी जगह इंटरनल और एक्सटर्नल नहीं बोल रहा, हम थ्रू आउट ऑडिटर का मतलब एक्सटर्नल ऑडिटर समझते हैं। इस वक्त हम ये बात नहीं करें कि सब्सिडी पे भी अगर एक ऑडिटर हुआ और ये हुआ तो इनके आपस में क्या ताल्लुकात होंगे। हम ये बात करेंगे, मैं एक कंपनी को ऑडिट कर रहा हूँ, उसकी 3 सब्सिडरी हैं, हम उस कंपनी को ऑडिट करते हुए उसकी किसी सब्सिडरी का कोई रिकॉर्ड देखना चाहें कंसोलिडेशन को वेरीफाई करने के लिए, हमें इजाज़त है। FR2 अभी आप लोग शायद बहुत आगे ना पहुंचे हो, FR2 में आप कंसोलिडेशन के ऊपर भी डिटेल से देखते हैं कि अगर एक होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरीज भी हैं, एसोसिएट्स भी हैं, तो उन सब के मिला के ग्रुप अकाउंट्स भी बनाता है। तो उस टाइम पे हमें बहुत सारी जगह पे बहुत सारी ज़रूरत पड़ती है कि हम सब्सिडरी के बहुत सारे रिकॉर्ड्स देखें, तो वो उस वक्त थोड़ा बात ज़्यादा समझ आएगी। जी, अब नोटिस किसके नाम पे होता है, किसी इंसान के नाम पे होता है या फर्म के नाम पे, ये थोड़ा सा आगे जाके हम देखेंगे कि जब मैं कह रहा हूँ ना कि हम बुलाएंगे ऑडिटर को, तो यहाँ ऑडिटर से क्या मुराद है, एक इंसान मुराद है या फर्म मुराद है, ये वाली बात हम थोड़ा सा आगे जाके करेंगे कि कौन अपॉइंट हो सकता है। ये राइट समझ आए? ड्यूटीज़ को एक दफ़ा तेज़ी से देख लेते हैं। जी, अगर आप ऑडिटर के तौर पे आए हैं तो आप एम्प्लॉय से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। ये उनके ज़िम्मे है कि वो एम्प्लॉयज़ को बता दें कि हमारा ऑडिटर आ रहा है, जो वो इन्फॉर्मेशन मांगे आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। तो लॉ ने अच्छी खासी पावर दी ऑडिटर को। फिर पावर देने के बाद लॉ ने ड्यूटीज़ की भी एक लंबी चौड़ी सी लिस्ट दे दी। बस इसको तेज़ी से देख लेना है, ये बीच वाली चीज़ें बाद में हमारे काम आती हैं। आपकी ड्यूटी है कि आप ऑडिट करें, रिपोर्ट बनाएं और ओपिनियन दें, इसमें तो नहीं कोई मसला, ठीक है। आप एक रिपोर्ट बनाएंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और वो AGM के सामने रखेंगे, इसमें तो नहीं कोई मसला। उस रिपोर्ट में क्या होगा, ये एक जुम्मा बाजार ओपिनियंस का, इंटरनेशनली आपने एक ओपिनियन देनी होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे, बट पाकिस्तान का लॉ ऑडिटर से कहता है कि नहीं, तुमने 5-6 चीज़ों पे ओपिनियन देनी है। तो लीगली हमें खाली एक ओपिनियन पे नहीं टरखाना पड़ता, हमें सारी ओपिनियंस देनी पड़ती है। फिर जब मैं आपको रिपोर्ट का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि फिर हम इन सारी ओपिनियंस को डालते कहाँ हैं। एक तो ये कि दे हैव ऑब्टेन सफिशिएंट एविडेंस फॉर ऑडिट, आपने ये बताना है कि आपको उतना सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया। इन देयर ओपिनियन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन केप्ट, आपने इसके ऊपर भी ओपिनियन देनी है कि कंपनी ने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखी हैं या नहीं रखी। Then statement of financial position and profit and loss account and other comprehensive income or the income and expenditure account and cash flows has been prepared in accordance with act and are in agreement with their books and returns। ये वो जुमला जो मेन है कि क्या उनके अकाउंट्स सही बने हुए हैं और क्या वो बुक्स के मुताबिक भी हैं। ट्रू एंड फेयर व्यू आ रहा है फाइनेंशियल्स में। क्या इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेंडिचर और गारंटीज कंपनी के बिजनेस के लिए थे, कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स कंपनी के लिए थी, कंपनी के खर्चे बिजनेस के लिए थे, कंपनी ने गारंटी या इस तरह के जो भी काम किए हैं क्या वो बिजनेस के लिए थे। एंड ज़कात, क्या ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक डिडक्ट हुई है और क्या गवर्नमेंट के ख़जाने में सही से जमा हुई है, जो ज़कात का वो जो महकमा है उस तक सही से पहुँची है या नहीं पहुँची। तो हमने सिर्फ ये ओपिनियन नहीं देना, हमने इन सारी चीज़ों पर ओपिनियन देना होता है। फिर ज़रा सोच के बताएं, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में एक रिपोर्ट का जिक्र करता है, वो कहता है जी मैं अपनी ओपिनियन ख़राब कर रहा हूँ क्योंकि फ़लाना वैल्यूएशन की रिपोर्ट में ऐसा लिखा था। तो क्या ड्यूटी होनी चाहिए ऑडिटर की अगर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में किसी और रिपोर्ट का तस्करा कर रहा है? उसको भी साथ अटैच करना चाहिए। तो अगेन बड़ी सीधी सी बात है, इफ़ ऑडिटर रिपोर्ट मेक्स रेफरेंस टू सम अदर रिपोर्ट और स्टेटमेंट, तो फिर रूल क्या है, सच रिपोर्ट बी एनेक्स टू ऑडिटर रिपोर्ट एंड बी कंसिडर अ पार्ट ऑफ रिपोर्ट।
रिपोर्ट काफ़ी बड़ी हो सकती है। लेकिन अगेन अगर आप कह रहे हैं कि फ़लाना वैल्यूअर की फ़लाना रिपोर्ट के मुताबिक मैं अकाउंट्स को ख़राब कर रहा हूँ, अब वो फ़लाना को लोग ढूंढते ही रह जाएंगे, तो फिर आपको वो वाली रिपोर्ट साथ अटैच करनी पड़ेगी। पुराने ज़माने में मसला होता था जब खाली फिजिकल चलता था, अब तो सारा कुछ ऑनलाइन होता है, तो लोग बड़े आराम से डाउनलोड कर लेते हैं। SCCP में डायरेक्ट एनी कंपनी और क्लास ऑफ कंपनी टू इंक्लूड एनी एडिशनल मैटर, इसका हमसे ताल्लुक ही नहीं। उन्होंने कहा SCCP किसी भी कंपनी को कुछ और चीज़ें भी अगर कहे तो वो भी ऑर्डर रिपोर्ट में शामिल होगी, जब कहेंगे हम कर लेंगे। फिर अगर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में अकाउंट्स पे कोई एतराज़ लगाए तो उसे मज़ीद क्या बताना चाहिए, एतराज़ क्यों है, ये ठीक कैसे हो सकता है, इससे कितना फ़र्क पड़ रहा है। यानी अगर ऑडिटर को एतराज़ कर रहा है कि जी अकाउंट्स में ये वाला ट्रीटमेंट सही नहीं था, तो बताए ये ट्रीटमेंट गलत होने की वजह से अकाउंट्स में कितने लाख कितने करोड़ ऊपर नीचे हुए। मुझे एक बात बताएं, उन्होंने अकाउंट्स में लिखा 20 लाख, आप मानते हैं वो एरिया 20 लाख नहीं 10 लाख होना चाहिए। अगर वो वाकई ही उसे 10 लाख कर दें तो क्या आप ओपिनियन ख़राब करेंगे? नहीं। तो ओपिनियन ख़राब कब होगी? जब अकाउंट्स में तो इसका मतलब है दुनिया का अकाउंट्स मिल रहे होंगे 20 लाख लिखा होगा और आप मानते हैं कि 10 लाख का इशू है, तो आप अपनी रिपोर्ट में बताएंगे कि इस वाली चीज़ पे हमारा ये इख्तलाफ है और हमारे मुताबिक ये 20 नहीं 10 लाख होनी चाहिए और कंपनी की असल फाइनेंशियल पोजीशन 10 लाख रुपए से कम हो जाएगी। तो जब भी आप अपनी रिपोर्ट में कोई एतराज़ लगाएं, एतराज़ के लिए लॉ ने वर्ड इस्तेमाल किया वो है क्वालिफिकेशन। वेयर एनी क्वालिफिकेशन इज पुट इन ऑडिटर रिपोर्ट, ऑडिटर की रिपोर्ट में जब कोई एतराज़ लगाया जाता है, देयर शैल बी एडेड द रीज़न फॉर इट, उसकी रीजंस ऐड की जाएंगी, एंड द ट्रू पोजीशन ऑफ कंपनी टू द बेस्ट ऑफ ऑडिटर नॉलेज। क्या हम बताएंगे कि जी आपका मतलब कंपनी की इस वक्त ट्रू पोजीशन क्या है, कंपनी 10 लाख से ओवर स्टेट हुई हुई है, अगर ये चीज़ ठीक हो जाए तो 10 लाख से अंडर स्टेट हो जाए। क्लियर? ये जनरल बातें, इसमें वो वाली लॉजिकल बातें नहीं है जो मैं आपको मुसलसल कहता आ रहा हूँ, वो अभी इससे अगली स्लाइड से शुरू होंगी इंशाल्लाह। लिस्टेड कंपनीज के लिए ऑडिटर या ऑथराइज पर्सन शैल बी प्रेजेंट इन जनरल मीटिंग, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर रिपोर्ट, याद है मैंने कहा था लिस्टेड कंपनी के लिए लाजमी होता है उस मीटिंग को अटेंड करना। SCCP जनरल या स्पेशल ऑर्डर से स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस को अटैच करवा सकता है। वो कह सकता है कि कंपनी की डायरेक्टर रिपोर्ट के साथ स्टेटमेंट अटैच करें और ऑडिटर से कह सकता है कि तुमने फिर उसको ऑडिट करना है। यानी इस तरह के जुमले हम नॉर्मली नहीं पढ़ते कि अगर SCCP चाहे तो कुछ खास किस्म की एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑडिटर को कह सकता है। कंपनी लॉ में आपने पढ़ा था एक डायरेक्टर रिपोर्ट होती है और एक स्टेटमेंट कंप्लायंस होती है। अगर SCCP कुछ खास कंपनियों को कहे कि स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस डालें तो वो डालेंगे। उसी तरह से अगर कंपनी ऑडिटर को कहे कि तुमने उसको ऑडिट करना है तो फिर ऑडिटर उसको ऑडिट भी करेगा। स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस एक स्टेटमेंट है जो कंपनी के चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव इनकी तरफ से कंबाइंड आती है कि हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया। बट अगेन ना वो उधर हमारे सिलेबस में थी कंपनी लॉ में डिटेल से, बस उसका सिर्फ लफ्ज़ जिक्र था। यहाँ पे भी वो कह रहे हैं अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट और उसका ऑडिट आपसे करने का कहा जाता है तो आप वो भी कर देंगे। राइट्स और ड्यूटी समझ आए। अब आते हैं लॉजिकल पोर्शन की तरफ। जी में क्या फ़र्क है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज एक्ट ने एक सेक्शन में इनको क्लैरिफाई किया है। कंपनी लॉ जिन्होंने पढ़ा हुआ है थोड़ा सा उन्हें याद होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं उनको बता दूं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं उन सारे रिकॉर्ड्स को जो अकाउंट्स के रिकॉर्ड होते हैं, यानी कि इनकम के रिकॉर्ड, एक्सपेंसेस के रिकॉर्ड, एसेट्स के रिकॉर्ड्स, लाइबिलिटीज़ के रिकॉर्ड और कॉस्ट अकाउंटिंग वगैरह के रिकॉर्ड्स, ये सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सब चीज़ों से एक्सट्रैक्ट हुई हुई वो चीज़ें जो कि पूरे साल की पिक्चर दिखा रही हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब है लेजर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो एंड का आउटकम है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स उन सारे रिकॉर्ड्स को कहते हैं जो अकाउंटिंग में इस्तेमाल होते हैं। डन? लें जी। सिग्नेचर तो देखने में इंटरेस्टेड नहीं ना आप? चलें सिग्नेचर नहीं देखते। हाँ यही तो था। क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स, कितना को पढ़ा लिखा होना चाहिए ऑडिटर? CA किया, वो CA से कम तो आप लोग फिर मानते ही नहीं कि किसी को, ठीक है। CA की हो, अच्छा CMA की अगर डिग्री ले लियो तो क्या वो लोग मेहनत नहीं करते? ठीक है, चलें उस तरफ तो बाद में आएंगे ना कानूनी तौर पे। लेकिन आप ये मानते हैं कि ऑडिट का हक चार्टर्ड अकाउंटेंट को होना चाहिए, इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ता है। तो जो CMA है, ICMAP वालों का जो CMA है वो भी तो बहुत ज़्यादा पढ़ता है। वो इतना ज़्यादा नहीं पढ़ता, उसको
थोड़ा सा हक होना चाहिए, ज़्यादा हक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप ही जैसे जालिम लोगों ने आगे जाके जो है ना कुछ कानून साजी इस तरह की है कि ICMAP वालों को काफ़ी महदूद इख्तियारात कर दिए हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के इख्तियारात जो है थोड़े से बढ़ा दिए हैं। जितनी भी पब्लिक कंपनियां पाकिस्तान में सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिट करवा सकती हैं। जितनी भी प्राइवेट कंपनी गलती से भी किसी पब्लिक की सब्सिडरी बन गई, वो भी सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिट करवाएंगे। फिर प्राइवेट कैपिटल अगर 3 मिलियन से ऊपर हुआ तो भी वो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिट कर देंगे। उसके बाद अगर कोई कंपनी बच गई, कौन सी कंपनी बचेगी? वो कंपनी जो कि प्राइवेट है, नंबर 1, नंबर 2 वो किसी की सब्सिडरी नहीं है किसी पब्लिक की, और नंबर 3 उसका पेडअप कैपिटल 3 मिलियन से नीचे है। वहाँ CA या CMA दोनों में से कोई ऑडिट कर सकता है। ये CMA आपका CMA पेपर नहीं है, CMA क्वालिफिकेशन को कहते हैं। हम लोग जो है ना उनको ICMAP कह देते हैं। ICMAP तो इदारा है, जैसे CA आपकी क्वालिफिकेशन है और आप I और P लगा के इसको ICAP बना देते हैं। आपकी डिग्री क्या है? CA। इसी तरह से CMA उनकी क्वालिफिकेशन है, जिसके शुरू में I और एंड पे P लगा के ICMAP बन जाता है। तो CMA और CA ये 2 क्वालिफिकेशन हैं जिनको ऑडिट का राइट है। ऊपर की कंपनियों में सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट को राइट है और नीचे की कंपनियों में चार्टर्ड अकाउंटेंट या CMA दोनों के पास ये राइट है। अब सवाल ये है कि फर्म किसे कहते हैं? मतलब ये CA या CMA जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, क्या ये इंडिविजुअल हैं या फर्म हैं? दोनों केसेस हो सकते हैं। ये इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और ये फर्म भी हो सकते हैं। फर्म किसे कहते हैं? पार्टनरशिप को। CA फर्म उसके कहेंगे जिसके मोर देन 50% लोग पार्टनर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो CMA फर्म किसे कहेंगे? जिसके मोर देन 50% लोग सेम है। तो ऐसा हो सकता है कि एक फर्म में 10 पार्टनर हों जिनमें से 8 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हों और 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ना हों, फिर भी हम उसे कह सकते हैं कि वो एक CA फर्म है। तो CA फर्म के लिए 100% पार्टनर्स का CA होना ज़रूरी नहीं है और CMA फर्म के लिए भी 100% पार्टनर्स का CMA होना ज़रूरी नहीं है। बट ऑडिट के लिए एलिजिबल होने के लिए शर्त नंबर 1, आधे से ज़्यादा कम से कम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो एंड साइन वो करे जो कि वो क्वालिफिकेशन रखता हो जो फर्म के साथ लिखा हुआ है, CA फर्म या CMA फर्म। तो CA फर्म जिसके आधे से ज़्यादा लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है और साइन कौन करेगा? उन लोगों में से जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और CMA फर्म किसे कहेंगे? आधे से ज़्यादा पार्टनर CMA, और साइन कौन करेगा? जो CMA होगा। जी बस टोटल ये इन 2 लोगों को इख्तियार है, CA और CMA इंडिविजुअली या CA फर्म या CMA फर्म। हम पढ़ रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान का कंपनीज एक्ट। पार्टनरशिप्स जिस मर्जी से ऑडिट करवाएं, सोल ट्रेडर जिस मर्जी से ऑडिट करवाएं, गवर्नमेंट जिस मर्जी से ऑडिट करवाए, कॉलेज जिस मर्जी से ऑडिट करवाए, ICAP जिस मर्जी से ऑडिट करवाए। वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनी लॉ की कंपनियाँ। कंपनी लॉ की कंपनियों के लिए जो वाजिब करार देती है वो ये है कि आपने ऑडिट करवाना है चार्टर्ड अकाउंटेंट से या CA फर्म से, इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट या CA फर्म। और CA फर्म क्या है? आधे से ज़्यादा पार्टनर CA, और साइन कौन करेगा? जो इंडिविजुअली वो क्वालिफिकेशन रखता होगा जिसकी फर्म का जिक्र हो रहा है। और उन छोटी कंपनियों में कौन कौन कर सकता है? CA भी कर सकता है, CMA भी कर सकता है, और CA या CMA फर्म भी कर सकती है। और फर्म किसे कहेंगे? जब एक फर्म अपॉइंट होती है ना तो फर्म के सारे पार्टनर्स अपॉइंट होते हैं। तो फिर हम ये देखेंगे कि क्या वो फर्म CA फर्म है या नहीं, उसके लिए हमें आधे से ज़्यादा पार्टनर्स की क्वालिफिकेशन देखनी होगी। फिर अगर किसी जगह लिखा होगा कि फ़लाना फ़लाना बंदा नहीं ऑडिटर बन सकता, तो फर्म के सारे पार्टनर्स को देखेंगे कि कहीं उनमें से कोई डिस्क्वालीफाइड तो नहीं। बात समझ रहे? तो टेक्निकली हम लोग ये समझने पे कादिर हो गए हैं कि कौन कौन लोग ऑडिट कर सकते हैं। तो देखते हैं किताब हमें क्या बता रही है। ICAP ने बीच में इस तरह की केस स्टडी भी दी कि जी एक बंदा है, उसने फलाना
हद तक पढ़ा हुआ है, उसने जी सीए के इंटर के इम्तिहान पास किए, फिर उसने फर्म की ट्रेनिंग भी पूरी कर ली और ट्रेनिंग में फाइनल के भी कुछ पेपर पास कर लिए और IFRS का डिप्लोमा भी कर लिया, तो बताओ वो एलिजिबल है या नहीं? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि वो अभी सीए नहीं बना। सीए किसे कहते हैं? इन्होंने अपने ज़िम्मे रखा ही नहीं। इन्होंने कहा सीए उसे कहते हैं जो कि उनके कानून में सीए होता है। तो बड़े शौक से एक दफ़ा मैं फिर ICAP के कानून में गया कि ज़रा देखें तो सही सीए किसे कहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो लिखा था चार्टर्ड अकाउंटेंट इज़ अ पर्सन हु इज़ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। इसका मतलब है हर सीए नहीं है, वो जो पैसे दे के सालाना उनके रजिस्टर में अपना इंदराज करा के अपने आप को ACA या FCA करवाता है, वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट। यानी कि उन्होंने सादा चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो पैसे नहीं देता उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट मानने से इनकार कर दिया। अच्छा, इसका मतलब है कि नंबर 1 आपको वो वाला CA होना है जो मेंबर हो, यानी कि आपको वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए जो पैसे देता हो। कहानियाँ ख़त्म नहीं होती। जब आप फर्म रजिस्टर कराते हैं तो ICAP कहता है कि चूंकि अब आपकी एक फ़र्म भी है, तब आप इस फर्म के भी अलग से पैसे दें। तो फिर अगर फर्म CA कर रही है तो फर्म के जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो इंडिविजुअली भी पैसे देते हो और बहैसियत फर्म आप पैसे देते हो। अगर वो खाली कह देना कि CA ऑडिट कर सकता है तो फिर मैं उठ के ऑडिट कर दूंगा, लेकिन मैं तो रजिस्टर ही नहीं, मुझे तो लाइसेंस ही नहीं दिया उन्होंने। और मुझे लाइसेंस कब देंगे, कौन सी बुनियादी शर्त पे? जब मैं उन्हें पैसे दे दूंगा। तो कहने का मतलब है कि हर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनको उनकी रेलेवेंट बॉडी ने प्रैक्टिस का लाइसेंस दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर चार्टर्ड अकाउंटेंट या हर CA में ऑडिट नहीं कर सकता। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट या वो CA में ऑडिट कर सकता है जो 2-3 दफ़ा पैसे देता हो इदारे को, बहैसियत मेंबर भी पैसे देता हो, बहैसियत ऑडिट फर्म भी पैसे देता हो, उसको इजाज़त है। आम लोगों को, आम मेंबर्स को इजाज़त नहीं है। फर्म, इस वक्त फर्म, जब एक फर्म है तो फिर फर्म बहैसियत फर्म देगी। हाँ, ये बचाता है। ये डिपेंड करता है कि उनके अलग अलग रोल्स के हैं पार्टनर्स के। जी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कौन करेगा? जो उसके रेलेवेंट एनेक्टमेंट में लिखा होगा। हम तो कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं और कंपनी लॉ ने पहले दिन से कह दिया कि नॉट फॉर प्रॉफिट को साइड पे कर दो, सिर्फ सेक्शन 42 वाली नॉट फॉर प्रॉफिट को हम डील करते हैं, अदरवाइज नॉट फॉर प्रॉफिट हमारा स्कोप नहीं है। नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे या तो रजिस्टर होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925 में, फिर वो उसे जाके पढ़ेंगे कि वो क्या कहता है, या वो किसी इंटरनेशनल मंशूर के तहत रजिस्टर होते हैं। फिर जिस मंशूर के तहत रजिस्टर होते हैं वो मंशूर बताता है कि जितने भी इदारे इस डोमेन में रजिस्टर हुए हैं वो इस तरीके से अपना ये ऑडिट करवाएंगे। इनका ऑडिट नॉर्मली फरमाइशी ऑडिट होता है, यानी एक इदारा है जो डोनेशंस ले रहा है। फॉर एग्जांपल अलखिदमत फाउंडेशन है, लोगों से आप करोड़ों की डोनेशन ले रहे हैं और जगह जगह लगा रहे हैं। अब इनके बड़े डोनर्स जो है, एक बंदे ने 5 करोड़ की डोनेशन देनी है, वो कहेगा मैं डोनेशन देता हूँ, मुझे ज़रा ऑडिट करवाएं, मुझे बताएं आप लोग पैसा सही तरीके से लगाते हैं या नहीं। तो नॉर्मली इसमें जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं ना, जो इंटेंडेड यूजर्स हैं, वो डोनर्स होते हैं। तो नॉट फॉर प्रॉफिट इदारों के ऑडिट में हमने क्या करना होता है, हम लोग चैप्टर 3 में एक यूनिट पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसके ऊपर कि नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे को किस तरह से ऑडिट करना है। लेकिन इस वक्त हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं और कंपनी लॉ का स्कोप है कमर्शियल कंपनियाँ। तो इस वक्त हम जितनी भी बात कर रहे हैं वो कमर्शियल कंपनियों के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं। सारी बातें लॉजिकली समझ आई? इंग्लिश पढ़ लेते हैं, जो आप लोगों की एक पुरानी ख्वाहिश होती है कि घर जाके आपको कम से कम तकलीफ हो। ऑडिटर शैल बी CA हैविंग वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम ICAP। ऐसा CA होना चाहिए जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो, और अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, या वो एक फर्म हो या इंडिविजुअली चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। किन के लिए? पब्लिक कंपनियां, प्राइवेट कंपनी जो कि पब्लिक की सब्सिडरी है, और प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल कम से कम 3 मिलियन है। अदर देन अबव, इन 3 के अलावा ऑडिटर शैल बी CA और CMA हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट। जौन सा वाला भी CA है तो CA वालों से लिया हुआ उसने, और CMA तो ICMAP से किया हो। और फर्म ऑफ CA या CMA हैविंग सच क्राइटेरिया में बी प्रेस्क्राइब, जो भी क्राइटेरिया वो बता देंगे उस तरह का वो फर्म होनी चाहिए। फर्म किसे कहते हैं? फर्म वेयर मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स प्रैक्टिसिंग आर क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट कैन बी अपॉइंटेड इन फर्म नेम। ये जुमला कंफ्यूज कर देता है, उन्होंने 2 जुमले बचाए हैं। पहले वो बताते हैं CA फर्म उसे कहते हैं जिसके मेजॉरिटी पार्टनर CA हों, और CMA फर्म उसे कहते हैं जिसके मेजॉरिटी पार्टनर CMA हो।
अब उन्होंने दोनों को इकट्ठा बोलना था, तो उन्होंने कहा वेयर मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर प्रैक्टिसिंग आर क्वालिफाइड, जब मेजॉरिटी पार्टनर वो वाली डिग्री रखते हैं जो चाहिए फॉर अपॉइंटमेंट, कैन बी अपॉइंटेड इन फर्म नेम। तो कोई भी ऐसी फर्म जिसके आधे से ज़्यादा पार्टनर्स वो वाली क्वालिफिकेशन रखते हैं जो ज़रूरी है, ऊपर वाली कंपनियों में सिर्फ सीए और नीचे वाली कंपनी में सीए या सीएमए, तो जिस फर्म में मेजॉरिटी पार्टनर के पास वो वाली क्वालिफिकेशन होगी वो वाली फर्म कहलाएगी। ओनली पार्टनर्स मीटिंग अबव क्राइटेरिया शैल बी ऑथराइज्ड टू एक्ट एंड साइन ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। और साइन कौन करेगा? सिर्फ वो लोग जो कि उस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते होंगे कि वो इंडिविजुअली वो लाइसेंस है या नहीं है। क्या चीज़? जी, सीएमए फर्म, अगर सीएमए फर्म के तौर पे अपॉइंट हुई है तो फिर सीए वाला बंदा साइन नहीं करेगा, वो वाले बंदे साइन करेंगे जो सीएमए है। तो इसका मतलब है कि ऑडिटर अपने ज़ाती नाम में भी अपॉइंट हो सकता है, अपने फर्म के नाम में भी अपॉइंट हो सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्म बाय इट्स नेम मीन्स अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अगर एक फर्म अपॉइंट होती है तो इसका मतलब है कि उसके सारे पार्टनर्स लीगली उस ऑडिट के लिए बाउंड है। जी ठीक है, ठीक है, और उसका कोई इंजीनियरिंग पार्टनर है, ठीक है, और फिर कोई सालों बाद केस होता है ठीक है, कि आपका ऑडिट ऐसा था तो ये रख के सामने है यहाँ, तो उसमें इस केस में हमने पढ़ा था कि जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी होती है, बिल्कुल दूसरे पार्टनर है, ठीक है। तो वो भी क्या मतलब अगर इस केस में कोई कोर्ट केस होगा तो क्या वो भी? पहले तो देखें, ये जो जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी बड़ी मज़े की है। ये दुनिया की नज़र में जॉइंट एंड सेवरल होता है, आपस की नज़र में नहीं होता। चार बंदे जॉइंट एंड सेवरल हैं, इसने फ्रॉड किया, लोग आए इसको गिरबान से पकड़ के सब रिकवर करके चले गए। कानूनी तौर पे ये चारों बाहर वाले बंदे के लिए तो एक ही यूनिट है, तो बहैसियत फर्म इस बंदे ने सारा जुर्माना दे दिया उसे। अब इस बंदे का ये हक है कि क्योंकि इसके पार्टनर ने इसे चीट किया है तो ये उससे रिकवर कर ले। तो ऐसे ही होगा कि अगर कोई केस करेगा उस फर्म पे कि इस फर्म ने गलत किया है तो फर्म को तो जुर्माने भरने पड़ेंगे, फिर जुर्माने भरने के बाद वो उस बंदे को ढूंढेंगे जिस बंदे की वजह से सब हुआ है, और फिर उस पर पर्सनली केस कर देंगे कि तुमने हमारी फर्म की रिप्यूट खराब की और तुमने, तो दुनिया देखेगी कि इस फर्म ने मेरे साथ बुरा किया, वो उस फर्म पे केस कर सकती है। बिजनेस तो खराब होगा। इसका मतलब ये है कि आपको पार्टनर सिलेक्शन बहुत ध्यान से करनी होगी। आप प्रोफेशनल्स हैं तो प्रोफेशनल्स बहुत अच्छी तरह से सोचेंगे, और एक भी बंदे की गलती की वजह से पूरी की पूरी फर्म खराब होगी। तो फिर क्या होगा, ये एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेंगे, एक दूसरे के काम को देखेंगे, किसी को गड़बड़ नहीं करने देंगे। ऐसे ही है, इसमें QCR होता है, IS QC1 एक स्टैंडर्ड है, हमारे सिलेबस में नहीं है, और एक ISC 220 जो हमारे सिलेबस में है। वो ये कहता है कि आप लिस्टेड कंपनियों का तो लाजमी, और उसके अलावा कुछ और कंपनियों का अपनी पसंद से आप क्वालिटी ऑडिट कर सकते हैं। क्वालिटी ऑडिट आप ही की फर्म का कोई और पार्टनर कर रहा होता है किसी और पार्टनर के काम को। तो अक्सर मैं जब वो पढ़ा रहा होता हूँ तो बच्चे कह रहे होते हैं कि सर अगर एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर का काम देख रहा है तो ये तो हंसी मजाक हो रहा होगा, ये ऑडिट तो नहीं होगा। तो मैं कहता हूँ ये इससे ज़्यादा तो बड़ा ऑडिट ही कोई नहीं, क्योंकि अगर एक भी पार्टनर ने गड़बड़ की तो सबको कमर्शियली करोड़ों का नुकसान होगा। तो होगा ये कि इस वक्त सबसे अच्छा ऑडिटर जो होगा वो उसी का पार्टनर होगा जो इसके काम को चेक कर रहा होगा। तो हम एक स्टैंडर्ड पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि इंटरनली भी एक दूसरे के काम को चेक कर रहे हैं। जी यहाँ तक सारी बात है। आगे डिस्क्वालिफिकेशन देन क्या, एक ऑप्शन ये है कि हम शुरू की 3-4 डिस्कस कर लें और बाकी कल पे डाल दें। एक ये है कि हम सारी कल पे डाल दें और सारे बात पर क्रॉस में डाल दें। सारी कल पे डाल दें जी, 3 बार एक से बहुत मुश्किल होता है। फौरन से 4 लोगों से उनके फाइल कर देगा। नहीं अगर घबराए बैठे को मत, आज हमने सीधी सीधी बातें पढ़ ली ना, कल आप बादाम खा के ये अच्छी तरह से चले। फिर कल का दिन जो है ना वो फिर हम डिस्क्वालिफिकेशन पर बात कर रहे होंगे, और वो बड़ी जरूरी हमारी डिस्कशन है कि कौन ऑडिट नहीं कर सकता, और उस सारी लिस्ट से फिर हम देख रहे होंगे कि सिनेरियो किस तरह से आ रहे हैं। अच्छा चलें, एक काम है, अगर हम बंद कर ही रहे हैं, अगर सिग्नेचर कौन करता है, इतनी देर पड़ेगा सवाल है, सवाल क्या ठीक है, ये काम है। क्या ऑडिटर का काम भी चेक करता है? एक तो QCR आपकी फर्म, फिर कुछ फर्म्स की जो FCPA होते हैं, जो इंटरनेशनल पार्टनर्स होते हैं जिनका आप नाम इस्तेमाल करते हैं, वो आप ऑडिट करवाते हैं, ब्रांचेस भी दूसरे को ऑडिट कर रही होती हैं,
IKF का ऑडिट कर रहा होता है और ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड ऑडिट कर रहा होता है। इतने सारे ऑडिट हैं कि बस हर वक्त ही ऑडिट ये बात आपको समझ आ गई है कि ऑडिटर रिपोर्ट में आप ऑडिटर का नाम लिख दें, पार्टनर का नाम लिख दें, यही फर्म का नाम और पार्टनर का नाम। ऑडिटर या पार्टनर कोई भी साइन कर सकते हैं, फर्म के नाम से भी साइन हो सकता है और पार्टनर के नाम से भी साइन हो सकता है। डेट डलेगी और उस पे प्लेस आएगी कि हाँ भाई ये कौन से शहर की आपकी कहाँ पे ठीक है। या तो ऑडिटर साइन करेगा, अगर वो एक इंसान है वो साइन करेगा, अगर ऑडिटर एक फर्म है तो फर्म के अंदर और पार्टनर ऑफ ऑडिट फर्म रेफर करेंगे। तो इसका मतलब है कि आप जब ऑडिट रिपोर्ट में नाम लिखेंगे, नाम और साइन फर्क है, नाम लिखेंगे कि जी KPMG और KPMG का फलाना ये नाम है। अब जहाँ साइन आने हैं वहाँ साइन खाली KPMG के भी हो सकते हैं, खाली पार्टनर के भी हो सकते हैं, दोनों के भी हो सकते हैं, लेकिन नाम में आपने दोनों को लिख दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि या तो ऑडिटर साइन करे, ऑडिटर अगर KPMG है तो KPMG साइन करे, और पार्टनर ऑफ KPMG का कोई एक पार्टनर जो पाकिस्तान में जो फॉर्म चल रही है बाहर करने जाएंगे, हाँ वो बाहर के मुल्क का कंपनी लॉ पढ़ेगा। अब तो उसको पाकिस्तानी कंपनी लॉ याद है, कंपनी लॉ कौन है वो करेंगे, वो किसी और लॉ में करेंगे ना, वो तो दुनिया का जाके लॉ पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। ठीक है, अब इंटरनेशनल फॉर्म अगर यहाँ पे आएगी तो क्या वो ऑडिट कर सकते हैं, क्या वो साइन कर सकते हैं? हमने क्या कहा, हमने कहा साइन कर सकता है वो CA जो प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट रखता हो या वो CMMP जो प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट रखता हो। तो IKF का हम तो बाहर वाले किधर आएंगे तो साइन पाकिस्तानी से करेंगे, पैसे पाकिस्तानी उसमें से हिस्सा लेगा, वो ठप्पे के पैसे होते हैं। ये बहुत बड़ी पावर है। और वही बात है कि यहाँ पे इंसानियत की वो इंसानी बर्बरियत सामने आ जाती है कि वैसे तो हम हमेशा बात करते हैं इंसानी हकूक और ये वो, और जब ICMMP वालों को ऑडिट राइट देते हैं काम है, वो बेचारे कहते हैं कि हमें ओवरऑल ऑडिट राइट नहीं, मतलब 3 मिलियन से छोटी वाली कंपनी में हम सही ऑडिट कर रहे हैं और 3 मिलियन से 2 रुपये भी ज़्यादा बड़ी कंपनी होगी तो गलत ऑडिट शुरू कर देंगे। हमारे जैसा पढ़ रहे होते हैं, हमारे जैसे काम कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं हमारे पास राइट होने में, और मेंबर्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या आप लोग इस बात को बहुत खुश हैं कि प्रैक्टिस के राइट्स या ऑडिट करने के राइट आप लोगों को 400 से ज़्यादा कंपनियां पाकिस्तान में ये सारा बिजनेस आपके पास है, बस फर्म बनानी है, नौकरी नहीं करनी। बहुत शरीफ आदमी नौकरी करनी है, ठीक है, बहुत शरीफ आदमी, बहुत शरीफ आदमी ना भाई। इंसान अपने आप को बुरा बदमाश थोड़ी कहेगा। जी क्या स्टार्टअप जो शुरू होता है, शुरू होते अपना काम वो फर्म भी हो सकती है, वो कोई और। इससे पहले कि आप लोगों को टाइम की आईडी ना मिले और पता लगे कि आप कहें इससे अच्छा था पढ़ाई लेते 15 मिनट, मेरी तरफ से छुट्टी हो गई है, बस आप लोग